हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर बने होते थे। ऑप्शन ए है लोहे के, ऑप्शन बी है पाषाण एवं ताम्र के, ऑप्शन सी है ताम्र एवं कांस्य और लौह के, ऑप्शन डी है ताम्र, टीन और कांस्य के। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के औजार ताम्र, टीन और कांस्य के बने होते थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए क्या होता है, हड़प्पा के युग को कांस्य युग कहा जाता है, क्योंकि उसमें क्या हुआ था कि कांसे की मूर्तियां मिली थी, जिसे पता चलता है कि हड़प्पा के लोग कांसे से परिचित थे। हड़प्पा की खुदाई सर जॉन मार्शल, हड़प्पा की खुदाई सर जॉन मार्शल, याद रखिएगा, हड़प्पा की खुदाई जो हुई थी सर जॉन मार्शल के देखरेख में हुई थी। कौन किया था? सर जॉन मार्शल के देखरेख में 1921 में दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की थी। अब देखिए इसे क्या कहा जाता था? हड़प्पा को कांस्य युग कहा जाता है, कांस्य युग कहा जाता है हड़प्पा को। तो देखिए आप क्या है, बना तांबे की कुल्हाड़ी यहां से जो है पंजाब के रोपर से, देखिए खुदाई में रोपर से, रोपर जो है कहाँ है? पंजाब में, रोपर पंजाब। यहां से क्या मिले थे? तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे की कुल्हाड़ी मिली थी। तांबे की कुल्हाड़ी कहां से? तो रोपर से। बनावली से। निम्न में से वेदों का सही कालानुक्रमिक क्रम है, कौन क्रम बताना है? ऑप्शन नंबर ए है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर बी है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर सी है ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर डी है सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो वेदों का जो सही क्रम है वो है ऋग्वेद, ऋग्वेद के बाद सामवेद, सामवेद के बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद के बाद अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। VBA कॉलेज इस क्वेश्चन को क्या कर रहा है? निम्नलिखित को मिलाइए। वितास्ता, वितास्ता का संबंध किससे है? ये ध्यान रखिए, वितास्ता जो है, वितास्ता का पुराना नाम क्या था, प्राचीन नाम क्या था? वितास्ता का प्राचीन नाम क्या था? झेलम। वितास्ता का प्राचीन नाम झेलम था, ये याद रखना है। देखिए वितास्ता हो गया झेलम। आस्किनी क्या हो गया? आस्किनी को का प्राचीन नाम चिनाब था, तो चिनाब हो गया, आस्किनी चिनाब हो गया। उपनिषदों को वेदांत के रूप में जाना जाता है, उनकी संख्या क्या है? अब देखिए ऑप्शन नंबर ए है 96, ऑप्शन नंबर बी है 105, ऑप्शन नंबर सी है 108, ऑप्शन नंबर डी है 112। तो उपनिषदों को वेदांत के रूप में जाना जाता है, उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या 108। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। उपनिषदों को वेदांत, देखिए याद रखिएगा, उपनिषदों को वेदांत के रूप में जाना जाता है, इसकी संख्या कितने? 108 मानी जाती है। परमाणिक, लेकिन याद रखिएगा अगर क्वेश्चन दे देगा परमाणिक उपनिषद, याद रखिएगा परमाणिक उपनिषद, परमाणिक उपनिषद की संख्या कितनी है? तो परमाणिक उपनिषद की संख्या कितना है? 12 है, ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए क्या है, हो गया आस्किनी का चिनाब हो गया। पुरुषनी, पुरुषनी का प्राचीन नाम क्या था? तो पुरुषनी का प्राचीन नाम राबी था। आप देखिए अब देखिए विपाशा, विपाशा का प्राचीन नाम क्या था? तो विपाशा का प्राचीन नाम व्यास, तो व्यास हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए का 3, ए का 3, बी का 1। तो 3 और 1 वाला ऑप्शन कौन कौन है? तो 3 और 1 वाला ऑप्शन एक ही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। वितास्ता का हो गया झेलम, आस्किनी का हो गया चिनाब, पुरुषनी का हो गया राबी, विपाशा का हो गया व्यास, ये याद रखना है। तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन है? देखिए जैन धर्म के संस्थापक कौन है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है ऋषभ, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव। ऋषभ देव को आदिनाथ भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ऋषभ देव को आदिनाथ भी कहा जाता है। तो कौन है जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक? ऋषभ देव। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म ग्रहण किया था, कौन था? ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी है बिंदुसार, ऑप्शन नंबर सी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर डी है अशोक शासक चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए जैन, ये जो मौर्य वंश के संस्थापक थे, मौर्य वंश, याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से था?
तो मौर्य वंश से था। अब देखिए ये जो था चंद्रगुप्त मौर्य ने अगर पूछेगा चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे लिए थी, तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा, याद रखिएगा, जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु से ली थी। था तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवण बेलगोला कर्नाटक में हुई थी। क्वेश्चन हमेशा पूछता है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहां हुई थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई श्रवण बेलगोला कर्नाटक में हुआ था 298 ईसा पूर्व, याद रखिएगा, ईसा पूर्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मैकमोहन रेखा भारत तथा इस देश के बीच सीमा रेखा है, तो मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के साथ है? ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है चीन। तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पंचतंत्र की रचना किसने की? देखिए पंचतंत्र की रचना किसने किया ये बताना है। ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी विष्णु शर्मा, ऑप्शन सी है तुलसीदास, ऑप्शन डी है बाणभट्ट। तो पंचतंत्र की रचना किसने की है ये बताना है। पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीनतम गुरुकुल है? प्राचीनतम गुरुकुल कौन सा ये बताना है। ऑप्शन ए है उज्जैन, ऑप्शन बी है नालंदा, ऑप्शन सी है विक्रमशिला, ऑप्शन डी है तक्षशिला। तो प्राचीनतम गुरुकुल तक्षशिला को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए तक्षशिला जो वर्तमान में कहा है, तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी में, पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित है। यह विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था जिसकी स्थापना 700 ईसा पूर्व की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 700 ईसा पूर्व की गई थी। निम्न में से कौन से मंदिर को काला शिवालय के नाम से जाना जाता है? काला शिवालय के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है? ऑप्शन ए है सूर्य मंदिर, ऑप्शन बी है लिंगराज मंदिर, ऑप्शन सी है जगन्नाथ मंदिर, ऑप्शन नंबर डी है कैलाश मंदिर। तो काला शिवालय के नाम से सूर्य मंदिर को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है। राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है शक, ऑप्शन नंबर बी है चैत्र, ऑप्शन नंबर सी है कार्तिक, ऑप्शन नंबर डी है सावन। तो भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास चैत्र है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सतपुरा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा इस नदी के बीच में स्थित है। सतपुरा पर्वत श्रृंखला ताप्ती और किस नदी के बीच में है? ऑप्शन नंबर है बेतवा, ऑप्शन बी है चंबल, ऑप्शन सी है नर्मदा, ऑप्शन डी है गंगा। तो सतपुरा पर्वत श्रृंखला ताप्ती और नर्मदा के बीच, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम यह सिद्धांत किसने दिया कि पृथ्वी सूर्य को परिक्रमा करती है? यह किसने बताया कि पृथ्वी सूर्य को परिक्रमा करता है? ऑप्शन नंबर ए है कल्हन, ऑप्शन नंबर बी है ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन नंबर सी है बाण और ऑप्शन नंबर डी है आर्यभट्ट। तो कौन बताया, किसने बताया कि पृथ्वी सूर्य को परिक्रमा करती है? ऑप्शन नंबर डी आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। खेल से उबेर कप का संबंध देखिए किस खेल से? ऑप्शन नंबर ए है टेनिस, ऑप्शन नंबर बी है बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर सी है क्रिकेट, ऑप्शन नंबर डी है शतरंज। तो उबेर कप का संबंध बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अच्छी तरह से अपने प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध था, विशेष रूप से अपने क्रय विक्रय नियंत्रण प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी है भूमि राजस्व प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी है मनसबदारी प्रणाली, ऑप्शन नंबर डी है न्याय व आदेश प्रणाली। तो देखिए से 1/3 भाग लेता था कर के रूप में, 1/3 भाग, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बुलंद दरवाजा जो कि अकबर द्वारा निर्मित है वह किसकी विजय प्रतीक है? यह बताना है। बुलंद दरवाजा कौन बनवाया था? अकबर बनवाया था। तो वह किसकी विजय का प्रतीक है यह आपको बताना है। ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है बंगाल, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है गुजरात।
तो किसकी विजय का प्रतीक है? तो गुजरात का। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन ए है नूरजहां का, ऑप्शन नंबर बी है औरंगजेब की पत्नी का, ऑप्शन नंबर सी है हुमायूं की पत्नी का, ऑप्शन नंबर डी है मुमताज महल का। तो बीबी का मकबरा कौन बनवाया था? तो औरंगजेब बनवाया था अपनी पत्नी के लिए। उनकी पत्नी का नाम था रबिया दुर्रानी। पत्नी का नाम था रबिया दुर्रानी। औरंगजेब ने अपनी पत्नी रबिया दुर्रानी के लिए बनवाया था। इसे दक्षिण भारत का ताजमहल भी कहा जाता है। याद रखिएगा, बीबी को मकबरा को दक्षिण भारत का ताजमहल कहा जाता है। दक्षिण भारत का ताजमहल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और एक चीज और बताते हैं, इसको बनाया गया था औरंगजेब ने 1678 ईस्वी में बनाया था। औरंगजेब ने 1678 ईस्वी में बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम मुगल शासक कौन था? ऑप्शन ए है बहादुर शाह जफर, ऑप्शन बी है औरंगजेब, ऑप्शन सी है जहानदार जफर, ऑप्शन डी है अब्दुल्ला खां। तो अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। यूरोपीय थे, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था वो आपको बताना। ऑप्शन नंबर ए है ब्रिटिश, ऑप्शन नंबर बी है डच, ऑप्शन नंबर सी है फ्रांसीसी, ऑप्शन नंबर डी है पुर्तगाली। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए कौन यूरोपीय यात्री कौन आया था? तो प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डिगामा। याद रखिएगा, वास्को डिगामा आया था। तो 1498 ईस्वी में। याद रखिएगा 1498 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट पर हम चलते हैं। भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन व कोहिनूर हीरे को ले गया था। कौन ले गया था? ऑप्शन नंबर ए है नादिर शाह, ऑप्शन नंबर बी है अहमद शाह अब्दाली, ऑप्शन नंबर सी है मोहम्मद गौरी, ऑप्शन नंबर डी है रॉबर्ट क्लाइव। तो भारत के प्रसिद्ध भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरो को नादिर शाह ने ले गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए ईरान के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। वो क्या किया था? देखिए ये जो नादिर शाह था मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के शासनकाल में, मोहम्मद शाह के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। भारत पर आक्रमण किया। रीति को अवैध घोषित किया था। सती प्रथा की रीति को कौन अवैध घोषित किया था ये बताना है। ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी है राजा राम मोहन राय। तो सती प्रथा की रीति को अवैध घोषित किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए 1829 ईस्वी में, याद रखिएगा 1829 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय खोला गया था। ऑप्शन ए है मद्रास में, ऑप्शन नंबर बी है कलकत्ता, ऑप्शन नंबर सी है बनारस, ऑप्शन नंबर डी है बंबई। तो प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय 1857 ईस्वी में कलकत्ता में खोला गया था, जिसका नाम था कोलकाता विश्वविद्यालय, जो अब कोलकाता विश्वविद्यालय हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। घोषणा कब की गई? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी है 1977, ऑप्शन सी है 1975, ऑप्शन डी है 1980। तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा इंदिरा गांधी द्वारा 1975 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। कहते हैं भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? पूछा जाएगा कितने अध्याय या कितने भाग हैं। अगर वर्तमान में पूछा जाए
तो भारतीय संविधान में कितने भाग है? वर्तमान में 25 भाग है। याद रखिएगा, जब 1900 याद रखिएगा भारतीय संविधान को 22 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। उस समय 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितना है? वर्तमान में ये 22 भाग 25 भाग हो गए, अनुच्छेद 395 और 8 अनुसूचियां, अब 12 अनुसूची हो गई। तो याद रखिएगा, अगर भाग पूछा जाएगा तो कितने भाग हैं? तो 25। अगर पूछेगा कितने भाग थे तो आपको यानी पुराना पूछ रहा है यानी 22 मार दिएगा। करेक्ट आंसर आपका 22 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, ए पैसेज टू इंडिया किनकी रचना है? ए पैसेज टू इंडिया किनकी रचना है? ऑप्शन ए नीरज सिंह चौधरी, ऑप्शन बी है सलमान रुश्दी, ऑप्शन सी है विक्रम सेठ, ऑप्शन डी है ई.एम. फोस्टर। ए पैसेज टू इंडिया ई.एम. फोस्टर की रचना, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? ऑप्शन ए है मदुरै, ऑप्शन नंबर बी है पानीपत, ऑप्शन नंबर सी है भोपाल, ऑप्शन नंबर डी है तिरुवनंतपुरम। तो मीनाक्षी मंदिर मदुरै में है। मदुरै का संबंध कहां से? तो तमिलनाडु। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है ये बताना है। ऑप्शन ए अनायमुडी, ऑप्शन बी है दोदा बेट्टा, ऑप्शन सी है महाबलेश्वर, ऑप्शन डी है महेंद्रगिरी। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर अनायमुडी, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी है लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी है राज्यसभा का अध्यक्ष। तो राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। अगर इसी क्वेश्चन में दे देता कि यह लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, लेकिन उसके अध्यक्षता कौन करते हैं? तो याद रखिए, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाता। लेकिन अगर ये इस क्वेश्चन के हिसाब देखें, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए है विटामिन डी, ऑप्शन नंबर बी है आयरन, ऑप्शन नंबर सी है कैरोटीन, ऑप्शन नंबर डी है विटामिन ई। तो पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर बी किसके है? तो आयरन के। देखिए, पालक के पत्ता में कौन कौन से स्रोत किसके स्रोत है? तो विटामिन ए पाया जाता है। याद रखिए, पालक के पत्ते में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद विटामिन के, देखिए उसके बाद विटामिन के पाया जाता है। उसके बाद आयरन पाया ही जाता है, आयरन पाया जाता है, और फाइबर पाया जाता है और फोलेट पाए जाते हैं। इतने पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर निम्न की परत चढ़ी होती है। ऑप्शन नंबर ए टीन की, ऑप्शन नंबर बी है सीसा की, ऑप्शन नंबर सी है जस्ता की, ऑप्शन नंबर डी है क्रोमियम की। तो गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर जस्ता की परत चढ़ी होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम और भी सारे बिहार पुलिस के लिए स्पेशल क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें।